चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कोरोना को देखते हुए 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के दौरान 15 जनवरी तक जनसभाओं, साइकिल रैली, बाइक रैली और पदयात्राओं पर रोक लगा दी गई है। यानी कि 5 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव होंगे और 10 मार्च को चुनाव के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा, जिसका पहला चरण 10 फरवरी को और 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च को होगा। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होगा। Date of poll 10th February 2022। 10 मार्च 2022 ये वो तारीख है जब 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी और किसका राज तिलक होगा, ये पूरी तरह साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर ये वो राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव 10 फरवरी से शुरू होगा और 7 मार्च तक चलेगा। 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। A total of 690 assembly constituencies will go poll this time. These includes 40 assembly constituencies in Goa, 60 assembly constituencies in Manipur, 117 ACs in Punjab, 17 ACs in Uttarakhand and 403 ACs in Uttar Pradesh. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में चुनाव होंगे, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे और 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजों का ऐलान होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। So on 7th March, all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 10 फरवरी को होगा, दूसरा चरण 14 फरवरी को, तीसरा चरण 20 फरवरी को, चौथा चरण 23 फरवरी को, 5वां चरण 27 फरवरी को, छठा चरण 3 मार्च को और 7वां चरण 7 मार्च को होगा। 2012, it was done. All the 5 states were done in 9 phases. In 2017, it was done in 8 phases. And now we are reducing it by 1 more phase, and all elections of 5 states will be conducted in 7 phases. जबकि 3 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक साथ एक ही चरण में 14 फरवरी को चुनाव होंगे। In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase, Goa in 1 phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. At date of poll 14th February, that is Monday. उधर मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 27 फरवरी को और दूसरा चरण 3 मार्च को होगा। First phase of Manipur. Manipur will be done in 2 phases. So on 5th phase, we will be having Uttar Pradesh 5th phase and Manipur 1st phase. Uttar Pradesh 6th phase and Manipur 2nd phase. Date of poll 3rd March. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कोरोना के खतरे को देखते हुए भी कई बड़े ऐलान किए। The Commission has decided that no road show, padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. चुनाव आयोग के ऐलान के बाद सियासी पारा भी गर्मा गया। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है,
किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे। वहीं बीजेपी ने भी विरोधियों को निशाने पर लेने में देर नहीं लगाई। चलिए, कम से कम अखिलेश यादव ने ये तो स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल है। भगवान उनकी राह आसान बनाए। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, कि दूरदृष्टि पूर्ण नेतृत्व की पार्टी है और हमने भारतीय जनता पार्टी को समय के साथ समय की कदम ताल करते हुए चलने के लिए हमारे नेतृत्व ने हमेशा तैयार रखा है। यूपी में 7 चरणों में मतदान होंगे और बीजेपी को उम्मीद है कि वो एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजों की बात की जाए तो 403 सीटों में बीजेपी ने 312 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। समाजवादी पार्टी के खाते में 47 सीटें आई थी। बीएसपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई थी, जबकि अन्य दलों के खाते में 18 सीटें गयी थी। 400 सीटों की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुंगेरी लाल अब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बातें कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि नागरिकों की जान की उनको कोई परवाह नहीं है, और इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी के 2 लड़के भी नहीं चले थे और इस बार आधा मुख्यमंत्री जो वो थे वो भी नहीं चलने वाला, सुपड़ा साफ होने वाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में वोट प्रतिशत की बात की जाए तो बीजेपी को 40% वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिले थे, बीएसपी को 22% वोट मिले थे और सबसे कम कांग्रेस को 6% वोट मिले थे और अन्य सियासी दलों को 10% वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर नेता 5 राज्यों में इन चुनावों को मजबूती से लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को 4 राज्यों के अंदर जबरदस्त तरीके से पटकनी देगा और पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस का झंडा फिर लहराएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बड़े चेहरों की बात की जाए तो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं। एसपी बीएसपी के ओम प्रकाश राजभर हैं और निषाद पार्टी के संजय निषाद हैं। यूपी की 403 सीटों पर क्षेत्र के हिसाब से बात की जाए तो अवध क्षेत्र में विधानसभा की 66 सीटें आती हैं। पूर्वांचल में 149 सीट, बुंदेलखंड में 39 सीट, रुहेलखंड में 30 सीट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 66 सीटें आती हैं और दोआब क्षेत्र में 53 सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण की बात की जाए तो अनुमान के मुताबिक 18 से 20% सवर्ण, 42 से 45% ओबीसी, 21 से 22% दलित और 16 से 18% मुसलमान हैं। वहीं यूपी के धार्मिक समीकरण की बात की जाए तो हिंदू 79.73%, मुस्लिम 19.26% और अन्य 1.1% हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते
मैं स्वागत करता हूं, चूंकि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश, चूंकि जो 5 राज्य हैं उसमें सबसे बड़ा प्रदेश है और 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी और 10 मार्च को मतगणना होगी। और 10 मार्च को मैं कहता हूं कि 10 मार्च को 11 बजे सपा के 12 बज जाएंगे। यूपी चुनाव में बयानों के तीर भी जमकर बरस रहे हैं। विजय यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र करके सियासी दंगल की जमीन को गरमा दिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। यूपी में अहम चुनावों से ठीक पहले सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या से एक ऐसा विवाद छेड़ा जिसने कांग्रेस को चुनावी जंग में गहरा झटका दिया। अपनी किताब में हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए खुर्शीद ने उसकी तुलना ISIS और बोको हराम से कर दी। वहीं बीजेपी भी यूपी में सत्ता की वापसी की तैयारी में जुटी है। विकास की रफ्तार और उसके धुआंधार प्रचार के बीच ये PM मोदी और CM योगी की जोड़ी वोटर्स को ये बताने में लगी है कि कैसे डबल इंजन की सरकार देश में विकास की गारंटी साबित हो सकती है। UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। वहीं पिछले 5 सालों से यूपी की सत्ता पर काबिज योगी सरकार अपनी उपलब्धियां भी गिना रही है, जिसमें गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन किया गया, बलरामपुर और झांसी में सिंचाई योजनाओं की शुरुआत की गई, सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत की गई, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया, माफिया पर बुलडोजर चलाया गया और महिला अपराध पर काबू पाए जाने का दावा किया गया। यूपी में सभी बड़ी पार्टियों ने विशाल रथ यात्रा, बड़ी बड़ी रैलियां भी की, जिसमें बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा शुरू की, समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा और कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा चल रही है। वहीं यूपी चुनाव में जो बड़े मुद्दे हैं उनकी बात की जाए तो राम मंदिर, जाति और धार्मिक मुद्दे, हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा, जिन्ना और बाबर पर बयानबाजी, माफिया पर बुलडोजर चलाने का मुद्दा, अपराध पर काबू पाने का दावा और महिला सशक्तिकरण का मुद्दा आ गया। उत्तराखंड में रोजगार और नए जिलों का मुद्दा अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड का गठन हुए 2 दशक से ज्यादा हो गए। नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना तो 13 जिले शामिल किए गए। पिछले 2 दशक में नए जिलों के गठन की मांग उठी है, लेकिन अभी तक एक भी जिला नहीं बढ़ सका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने सत्ता में आने के बाद नए जिलों के गठन को लेकर कदम बढ़ाया, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजों की बात की जाए तो 70 सीटों में बीजेपी ने 57 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। कांग्रेस सिर्फ 11 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई, जबकि अन्य दलों के खाते में 2 सीटें आई थी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 के वोट प्रतिशत की बात की जाए तो बीजेपी को 47% वोट मिले थे, कांग्रेस को 33% वोट मिले थे, जबकि अन्य सियासी दलों को 20% वोट मिले थे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में बड़े चेहरों की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत और आम आदमी पार्टी की तरफ से कर्नल अजय कुठियाल है। उत्तराखंड की 70 सीटों पर क्षेत्र के हिसाब से बात की जाए तो गढ़वाल में 22 सीटें, कुमाऊं में 20 सीटें और मैदानी क्षेत्र में 28 सीटें हैं। पंजाब में एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। पंजाब के सियासी मुद्दों पर बात की जाए तो इस समय वहां किसान आंदोलन, बेअदबी और PM की सुरक्षा में चूक का मुद्दा हावी है। कांग्रेस भले ही जीत का दावा करे, लेकिन कांग्रेस की कले भी खुलकर सामने आई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पद और पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली, जो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करेगी। वहीं सिद्धू के साथ CM चन्नी का विवाद भी कई बार सामने आ चुका है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि वो एक बार फिर पंजाब में सरकार बनाएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजों की बात की जाए तो 117 सीटों में कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली, शिरोमणि अकाली दल को 15 सीटें मिली, जबकि बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई, जबकि अन्य सियासी दलों को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के वोट प्रतिशत की बात की जाए तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा 39% वोट मिले थे, आम आदमी पार्टी को 24% वोट मिले थे, शिरोमणि अकाली दल को 25% वोट मिले थे, बीजेपी को सिर्फ 5% वोट मिले थे, जबकि अन्य दलों को 7% वोट मिले थे।
पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में बड़े चेहरों की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के सुखदेव सिंह ढींढसा हैं। पंजाब की 117 सीटों पर क्षेत्र के हिसाब से बात की जाए तो मालवा क्षेत्र में 69 सीटें, बाछा क्षेत्र में 25 सीटें और दोआब में 23 सीटें आती हैं। गोवा में एक ही चरण में सभी 40 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। गोवा में बड़े चुनावी मुद्दे हैं, उनमें खनन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में 10 साल से खनन बंद है। इस चुनाव में सभी पार्टियां सत्ता में आने पर इसे दोबारा शुरू करने का वादा कर रही हैं। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। कोरोना की वजह से पर्यटन पर पड़े बुरे असर ने भी इसे बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार भी गोवा में चुनावी मुद्दा बना हुआ है। गोवा विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजों की बात की जाए तो 40 सीटों में कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी, बीजेपी को 13 सीटें मिली थी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को 3 सीटें मिली थी, जबकि अन्य दलों के खाते में 7 सीटें आई थी। गोवा विधानसभा चुनाव 2017 के वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 40 सीटों में कांग्रेस को 28% वोट मिले थे, बीजेपी को 32% वोट मिले थे, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को 11% वोट मिले थे, जबकि अन्य दलों को 29% वोट मिले थे। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में बड़े चेहरों की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और विश्वजीत राणे हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह राणे और दिगंबर कामत हैं। मणिपुर विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजों की बात की जाए तो 60 सीटों पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिली थी, बीजेपी को 21 सीटें मिली थी, नागा पीपुल्स फ्रंट को 4 सीटें मिली थी, जबकि अन्य दलों के खाते में 7 सीटें आई थी। मणिपुर विधानसभा चुनाव 2017 के वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 60 सीटों पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा 35% वोट मिले थे, बीजेपी को 36% वोट मिले थे, नागा पीपुल्स फ्रंट को 7% वोट मिले थे। मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 में बड़े चेहरों की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से एन बीरेन सिंह और थोगम विश्वजीत सिंह हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से ओक्राम इबोगी सिंह हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले उनके मौजूदा मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी, पंजाब में कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी, गोवा में बीजेपी के प्रमोद सावंत और मणिपुर में बीजेपी के एन बीरेन सिंह। यानी साफ है कि 5 में 4 राज्यों में बीजेपी ने 2017 में बाजी मारी। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन 5 राज्यों में जीत का सहरा जनता किसे पहनाएगी ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। देश का सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में देश की राजनीति में इसका खासा प्रभाव माना जाता है। जनता इस बार यूपी में किसे सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाएगी और कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। किस पार्टी की क्या तैयारी है, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के कर्तव्य पारायण मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017 और 2019 की पुनरावृत्ति करेगी, प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि बदलाव आएगा और समाजवादी सरकार दोबारा बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। मैं उन लोगों के लिए लड़ रही हूं जो अपनी आवाज उठा नहीं पा रहे हैं आज के उत्तर प्रदेश में। पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। नए साल की शुरुआत सर्दी से कांपते उत्तर प्रदेश में गर्मी की तपिश लाई है। ये गर्मी है चुनाव की।
ये गर्मी है उस युद्ध की जिसका नतीजा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति पर असर डालेगा। यानी 2022 का रण 2024 के महायुद्ध की नींव रखेगा। यही वजह है कि इन चुनावों की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। देश के प्रधानमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री और वो सभी जो या तो प्रदेश की राजनीति में वापसी करना चाहते हैं या फिर यूपी के रास्ते केंद्र में लौटने की उम्मीद बांधे बैठे हैं। हर कोई बस एक ही कोशिश में लगा है कि कैसे यूपी की जनता को शीशे में उतारा जाए। चौकिया देवी की यूपी की जंग में जिन वोटों की लड़ाई है उनमें हिंदू वोट करीब 80%, जबकि मुसलमानों का हिस्सा तकरीबन 20% वोटों का है। जातिगत समीकरण के हिसाब से जिन वोटों की लड़ाई है उनमें ओबीसी 40%, मुसलमान 20%, ब्राह्मण और दूसरी अपर कास्ट 18% और SC/ST 22% हैं। ऐसे में हर पार्टी जातिगत समीकरणों को साधने के साथ साथ इस कोशिश में भी है कि उनका परंपरागत वोट बैंक उनके साथ बना रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। साथियों, हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है, आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है। उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज बीजेपी पिछले 30 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर वापसी की कवायद में जुटी है। चुनाव की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है। उत्तर प्रदेश में उनके ताबड़तोड़ दौरे साबित कर रहे हैं कि यूपी चुनाव के मायने बीजेपी के लिए क्या है। विकास की रफ्तार और उसके धुआंधार प्रचार के बीच ये जोड़ी वोटर्स को ये बताने में लगी है कि कैसे डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास की गारंटी साबित हो सकती है। UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश की जनता को योगी और मोदी की जोड़ी ने इतने तोहफे दिए कि विपक्ष के पास हमला करने के रास्ते बचे ही नहीं। यूपी सरकार ने बुंदेलखंड, रुहेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन किया तो बलरामपुर और झांसी में सिंचाई योजनाओं ने जनता को फायदा पहुंचाया। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। यही नहीं, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी शाहजहांपुर में किया गया है। महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक पर कानून बनाने जैसे कदम उठाए तो महिलाओं का विश्वास बीजेपी की सरकार में बुलंद हुआ। यूपी में महिलाओं के जुड़े अपराधों को कंट्रोल करने के अलावा योगी सरकार ने मिशन शक्ति और उज्ज्वला योजना जैसी कई और योजनाओं का सीधा लाभ महिलाओं तक पहुंचाया। महिला वोटर्स का भरोसा जीतने वाली योगी सरकार अब केंद्र सरकार की शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव को लेकर जनता के बीच पहुंची है। अयोध्या की कानूनी लड़ाई में मिली जीत का ही असर था कि असंभव से दिखने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराकर मोदी और योगी ने एक नई लकीर खींच दी है। अब तैयारी मथुरा की है, जिसके जरिए बीजेपी ये संदेश भी देने की कोशिश कर रही है कि ये लड़ाई सिर्फ राम मंदिर तक ही नहीं थी, बल्कि मंदिरों के पुनरुत्थान के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर मोदी और योगी के हिंदुत्व के प्रति समर्पण से गदगद हैं। यही वजह है कि दोनों को 2022 में वापसी का पूरा भरोसा है।
जनता का विश्वास जीतने के लिए बीजेपी ने जन विश्वास यात्राएं शुरू कर दी हैं। 19 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा को अंबेडकर नगर में हरी झंडी दिखाई, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिजनौर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गाजीपुर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में बीजेपी की यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा के जरिए बीजेपी यूपी की सभी 403 सीटों में जाकर अपने 5 साल के काम गिनाने की कोशिश करेगी। विकास के प्रचार के अलावा बीजेपी की नजर जातिगत समीकरणों पर भी है। बीजेपी की नजर अपर कास्ट के 18% वोट के अलावा बिना यादव वाले ओबीसी के 30% वोट पर भी है। इसके अलावा SC/ST वोट बैंक में सेंधमारी के लिए तैयारी भी बीजेपी कर रही है। 1989 से उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री 2 बार अपने विधानसभा का टर्म नहीं जीत पाया है। ऐसे में इस बात से साफ समझा जा सकता है कि यहाँ के लोग एक ही सरकार से संतुष्ट नहीं होते और एक ही सरकार को मौका देने के बजाय वो दूसरी ही सरकार को चुन लेते हैं। ऐसे में भाजपा के सामने इतिहास को बदलने की चुनौती तो है ही, साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत और सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का इम्तिहान भी है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। विशाल रथ यात्रा, बड़ी बड़ी रैलियां और वापसी की उम्मीदें लिए अखिलेश यादव विधानसभा चुनावों में जीत के जिस पौधे को सींचने निकले हैं, अपने बेतुके बयानों से वो उसकी जड़ों में खुद ही मट्ठा भी डाल रहे हैं। आजादी में जिन्ना की भूमिका पर वो पहले ही सेल्फ गोल कर चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के बनारस दौरे पर बेतुका बयान दे डाला। सत्ता की याद उन्हें रह रहकर सता रही है, इसलिए उन्होंने भी अपनी सारी ताकत 22 के चुनावों में झोंक दी है। ये बात वो भी जानते हैं कि इस बार ये मौका हाथ से गया तो फिर 5 साल तक इंतजार करना होगा। – 2022 में जीत की ताल ठोकने वाले अखिलेश को जमीनी हकीकत का एहसास भी अच्छी तरह है, इसलिए उन्होंने पहले ही आरएलडी के जयंत चौधरी, SB/SP के ओम प्रकाश राजभर और महान दल के केशव देव मौर्य के दलों से गठबंधन कर लिया है। यही नहीं, चाचा शिवपाल से गठबंधन करके भी उन्होंने अपने छिटके हुए यादव वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। मुस्लिम और यादव समाज के अलावा मायावती के वोट बैंक पर भी अखिलेश की नजरें गड़ी हुई हैं। अब बहन जी के कितने वोटरों को वो लुभा पाएंगे, इसी पर उनकी संभावनाओं का गणित अटका हुआ है। कुल मिलाकर अखिलेश यादवों के 10% वोट को लेकर आश्वस्त हैं, तो राजभर और मौर्य के जरिए ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में भी हैं। अपने कोर वोटर मुसलमानों पर उन्हें भरोसा है, तो अपर कास्ट के वोट भी वो झटकना चाहते हैं। जनता को भारतीय जनता पार्टी ने बहका दिया, अखबार से लेकर के टीवी से लेकर के सब उनके पक्ष में चिल्लाने लगे। हार गया, फिर आप कह दोगे उन्होंने बहका दिया। लेकिन इस बार जागरूक जनता तैयार है इनको सबक सिखाने के लिए, इसीलिए इनको सरकारी रैली करनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने तैयारी काफी पहले ही शुरू कर दी थी। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में समाजवादी विजय यात्रा निकाल रही है, जिसकी शुरुआत 12 अक्टूबर को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिता और पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह के साथ कानपुर में की थी। बीते 2 महीने से ज्यादा के समय में उन्होंने आधा से ज्यादा यूपी घूम लिया है। समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन ये समर्थन विश्वास में बदल पाएगा या नहीं, इसकी गवाही भी 2022 ही देगा। कुछ महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि यूपी में बीजेपी को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, लेकिन अखिलेश यादव की रथ यात्रा को मिल रहे अपार समर्थन और कृषि कानूनों की वापसी ने यूपी के चुनावी माहौल को रोमांचक बना दिया है।
हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। कांग्रेस का हाथ सबके साथ, लेकिन सबका हाथ कांग्रेस के साथ है या नहीं, ये 2022 के चुनाव साफ कर देंगे। प्रियंका गांधी ने महिला शक्ति को हथियार बनाकर चुनाव का जो बिगुल फूंका है वो उन्हें कामयाबी की मंजिल तक लेकर जाएगा या नहीं, इस पर खुद प्रियंका ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी का भविष्य भी टिका हुआ है। यूपी में वैसे भी कांग्रेस हाशिए पर ही है, ऐसे में कुछ सम्मानजनक सीटें ही उन्हें देश के सबसे बड़े सूबे में टिकाए रख सकती हैं, वरना 2024 के महायुद्ध में कांग्रेस को अपनी खोई जमीन ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। पिछले 3 सालों में यूपी में जहां भी कोई अप्रिय घटना हुई वहां प्रियंका और राहुल ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की, हंगामों में हिस्सा लिया, धरने पर बैठे, गिरफ्तार भी हुए, लेकिन जनता के बीच पहुंचने के बाद उसे वोट के लिए रिझाने का हुनर वो कितना दिखा पाए, ये 2022 के नतीजे बताएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। यूपी चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर प्रियंका गांधी ने बदलाव की आस में एक और कार्ड खेला है। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, स्कूली छात्राओं को स्कूटी और लैपटॉप देने का वादा और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कोटा देने जैसे उनके वादे महिलाओं को रिझा तो सकते हैं, लेकिन वोट में बदलेंगे या नहीं, इस पर संदेह है, क्योंकि खुद बीजेपी ने महिला सुधार के लिए ट्रिपल तलाक कानून जैसे बड़े कदम उठाकर महिलाओं के सहानुभूति और वोट दोनों बटोरे हैं। तो अमिताभ बच्चन ने कहा मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है वो है, तो शशि कपूर ने कहा मेरे पास माँ है, तो मैं कह रही हूँ मेरे पास बहन है। कांग्रेस की उम्मीदें जिनसे जुड़ी हैं उनमें मुसलमान, ओबीसी, यादव, सवर्ण सब शामिल हैं। हालांकि महिलाओं पर उनका फोकस इस बार ज्यादा है, जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। यूपी के अहम चुनावों से ठीक पहले सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या से एक ऐसा विवाद छेड़ा जिसने कांग्रेस को चुनावी जंग में गहरा झटका दे दिया। अपनी किताब में हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए खुर्शीद ने उसकी तुलना ISIS और बोको हराम से कर दी। बवाल मचना और सवाल उठना लाजमी था, लेकिन इसने कांग्रेस की उम्मीदों को जो झटका दिया उसका असर चुनावों पर जरूर दिखाई देगा। ऐसा ही एक विवाद राहुल गांधी ने भी छेड़ा, जिसमें उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से ये कहा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुना ही नहीं गया था। बस फिर क्या था, कांग्रेस को 1984 के साथ साथ वो तमाम दंगे याद दिलाए जाने लगे जो उनकी सरकार के समय हुए। अब चुनावों से ठीक पहले के ये विवाद चुनावों पर असर तो डालेंगे ही, भले ही कांग्रेस कुछ भी सफाई दे। उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने लंबे समय तक गठबंधन का विकल्प खुला रखा, लेकिन जब कोई पार्टनर नहीं मिला तो पार्टी ने एकला चलो पर अमल किया। अब ये रणनीति का हिस्सा है या सियासी मजबूरी, ये तो पार्टी ही बेहतर समझती है। लेकिन पहले से ही प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर चल रही कांग्रेस के पास क्या सभी सीटों पर ऐसे मजबूत उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और बीएसपी को भी टक्कर दे पाए? ऊपर से परंपरागत वोट बैंक कांग्रेस के पास है या नहीं, इस पर भी संदेह है। बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में दूसरी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है और इसके बिना ही यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में बनी सरकार ने प्रदेश के विकास व आम जनहित में असंख्य ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 2022 की लड़ाई में जिस एक खिलाड़ी ने प्रचार में सबसे लेट एंट्री ली वो है मायावती। जिंदाबाद जिंदाबाद
बहन जी के पास अपने सेट वोटर हैं, लेकिन प्रचार की जंग में लंबे समय तक उनकी अनुपस्थिति उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि उनके भरोसेमंद साथी सतीश मिश्रा जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन बीएसपी का एकमात्र चेहरा होने के नाते मायावती अगर पहले प्रचार में उतर जाती तो पार्टी को फायदा ही होता। खैर, अब भी देर ज्यादा नहीं हुई है। 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री रही मायावती सोशल इंजीनियरिंग को बखूबी समझती हैं। इसलिए पार्टी ने पहले ही समाज के अलग अलग वर्गों के लिए सम्मेलनों का आयोजन कर अपनी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। मायावती अपने कोर एससी वोटरों को अपने पाले में मानकर चल रही हैं, जबकि अपर कास्ट और ओबीसी में सेंधमारी की कोशिश भी बीएसपी लगातार कर रही है। माना जाता है कि मायावती का वोटर उनके साथ कभी दगा नहीं करता। ऐसे में बहन जी की सियासी गाड़ी मंजिल तक पहुंचेगी या नहीं, इसका जवाब भी 2022 के महासमर में ही मिल पाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में महज 19 सीटों पर सिमटी बीएसपी इस बार भी प्रचार के मामले में दूसरी पार्टियों से पिछड़ गई है। प्रदेश भर से फीडबैक लेने में बीएसपी ने इतना समय लगा दिया कि दूसरी पार्टियां उनसे कोसों आगे निकल गई है। हालांकि अभी भी मायावती के अटूट वोट प्रतिशत और उनके सोशल इंजीनियरिंग की काबिलियत पर उनके कार्यकर्ताओं को उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के 2022 के रण में कुछ और खिलाड़ी भी हैं, जिनका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी सरकार बनाएगा उनको इनमें से किसी ना किसी का साथ तो लेना ही पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को कोई बीजेपी की बी टीम बोलता है तो कोई वोट कटवा, क्योंकि ओवैसी जहां भी जाते हैं कुछ तो करते हैं। यूपी में भी वो सपा और बसपा के परंपरागत वोट बैंक या मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर सकते हैं। 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं, जिससे हर तरफ यही सवाल तैर रहा है कि अगर हैदराबादी भाईजान ने वाकई मुस्लिम वोटों में सेंध लगा दी तो सपा और बसपा की उम्मीदें धराशायी होना तय है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट करीब 20% हैं। प्रदेश की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। कुल 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। प्रदेश में तकरीबन 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं, जबकि करीब 107 सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को खासा प्रभावित करते हैं। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा। 2022 में ओवैसी की कोशिश यूपी में एक ऐसा मुकाम बनाने की है जहां से उन्हें प्रदेश की राजनीति में स्थायी पहचान मिल जाए। सपा बसपा और कांग्रेस के बाद उत्तर प्रदेश के 20% मुस्लिम वोटों के नए तलबगार के रूप में असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री तो मारी थी, लेकिन साल 2017 में 38 उम्मीदवार उतारने के बाद भी उनका एक भी कैंडिडेट नहीं जीता था। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने अपने भड़काऊ भाषणों के जरिए हुंकार तो भरी है, लेकिन प्रदेश के मुसलमान उन्हें रेड लाइट देते हैं या फिर ग्रीन लाइट देते हैं, इसी पर उत्तर प्रदेश में उनका राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद, अपना दल की अनुप्रिया पटेल और राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी 2022 की जंग में ये सभी फिलहाल हैं तो एक्स्ट्रास की भूमिका में, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद इनका कद और वजन दोनों बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश का इतिहास साक्षी है कि इन्हीं छोटे दलों ने न जाने कितनी बार सरकार को बनाया और बचाया है। ऐसे में किसी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक साल से भी ज्यादा चले किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी में विपक्षी पार्टियों को मौका दिखाई दे रहा है। अखिलेश, मायावती, ओवैसी ने तो अपना पूरा जोर ही पश्चिमी यूपी पर लगा दिया है, जबकि बीजेपी सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल पर फोकस कर रही है। यूपी के चुनाव में इस बार मुद्दे एक नहीं 1000 हैं, जिनके इर्द गिर्द
इस बार प्रचार से लेकर वोट तक का ताना बाना बुना जाएगा। हिंदू मुसलमान से लेकर राम मंदिर तक, हिंदुत्व से लेकर जिन्ना बाबर तक, माफिया से लेकर बुलडोजर तक और महिलाओं से लेकर अपराध तक, ना तो मुद्दों की कमी है और ना ही इन मुद्दों को भुनाने वालों की। तो कुल मिलाकर 2022 एक ऐसे महायुद्ध का गवाह बनने जा रहा है जो उत्तर प्रदेश के अगले 5 सालों की दशा और दिशा तय करेगा। जीत उसी की होगी जो जनता की नब्ज को न सिर्फ बेहतर ढंग से पकड़ेगा बल्कि ये साबित कर सकेगा कि यूपी का असली खिवनहार वही है।